नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को होना है मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए घमासान प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज यूपी के इटावा और धौरहरा में करेंगे जनसभा। रामलला के दर्शन और पूजन के बाद अयोध्या में होगा मेजर रोड शो। चुनावी रण में अमित शाह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भरेंगे हुंकार। वहीं जेपी नड्डा ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र करेंगे जारी। डॉक्टर एस जयशंकर कटक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में होंगे शामिल। चौबीस की चुनौती में विपक्ष ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूबनगर में करेंगे रैलियां। सपा, बसपा और आरजेडी के दिग्गज भी कर रहे हैं जमकर प्रचार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर कायराना हमला। एक जवान शहीद, 4 जख्मी। नेताओं ने की हमले की निंदा। और आईपीएल के पहले मैच में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। कल आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से दी शिकस्त। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा और इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 10 सीटों में संबल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी सीट पर हैं। सपा ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं इसी चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटों, गोवा, दादरा और नागर हवेली के साथ दमन और दीव की जो 2-2 सीटें हैं उस पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले यूपी के इटावा में जनसभा करेंगे। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को फिर से मैदान में उतारा। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो हरगांव स्थित लेगून फील्ड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा, खीरी और मिश्रिक के मतदाताओं को विजयी संदेश देंगे। दिन के अंत में प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो करेंगे। और सीतापुर से हमारे संवाददाता ऋषि और रामलला की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वहां से शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। आप दोनों को ही बहुत बहुत सुप्रभात। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के आज के मेगा रोड शो की, तो रामलला के दर्शन पूजन के बाद सभी की निगाहें इस रोड शो पर रहने वाली हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं प्रभु राम के दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने, और उसके बाद एक बड़ा रोड शो रखा गया है
बीजेपी की तरफ से, जिसमें सुग्रीव किला के बाद जहां ये मुख्य द्वार है राम मंदिर जाने का, वहां से रोड शो शुरू होगा। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, वीणा चौक, आप मेरे ठीक पीछे देखें वीणा चौक है। अभी से आप देखें तमाम जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो हम तो जानते हैं कि अयोध्या एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर उभरता हुआ अयोध्या दिखाई दे रहा है। अब सुबह से ही भारी भीड़ हम देखते हैं यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अयोध्या, यानी फैजाबाद जो संसदीय क्षेत्र है उसके प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने। लल्लू सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं, लगातार तीसरी बार वो लोकसभा में तिकड़ी बनाने के प्रयास में हैं। इससे पहले 2014-2019 में उन्होंने अयोध्या फैजाबाद लोकसभा की सीट से चुनाव जीता था। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, और सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के अवधेश प्रसाद है। तो निश्चित तौर पर अयोध्या एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से, यहाँ पर रोड शो से जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो लोगों में बीजेपी को लेकर जो समर्थन है, उसमें एक बहुत बढ़ी देखने को मिलेगी और बड़ी जीत लल्लू सिंह को मिलेगी। अयोध्या हम सब जानते हैं कि एक बड़ा बदलाव जनवरी 2022 के बाद हम देख रहे हैं। चारों तरफ आप एक तरह से देख सकते हैं कि विकास की तस्वीरें अयोध्या की दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामलला के दर्शन के बाद, पूजा के बाद ये रोड शो करेंगे। तो हम सुबह से ही देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो इन तैयारियों में लगे हुए हैं। फूल मंगाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं, तो एक तरह से फूलों से पूरी अयोध्या सजाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पर यहाँ पर रोड शो करेंगे रामलला के दर्शन के बाद। बिल्कुल, और सीतापुर से हमारे संवाददाता ऋषि जुड़े हुए हैं। ऋषि, अगर ऐतिहासिक और परंपरा के तौर पर देखें तो सीतापुर के बारे में कहा जाता है यहाँ माँ सीता श्री राम के साथ उन्होंने यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर रुकी थी, लेकिन अगर चुनावी समीकरण देखें तो बसपा की हैट्रिक को क्या तोड़ने में बीजेपी कामयाब होगी, और इंडी गठबंधन ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार कर मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। देखिए, जहाँ तक इस इलाके को देखें तो यहाँ पर आज सीतापुर के जो हरगांव इलाका है, ये एक ऐसी जगह पर है जिस जगह से प्रधानमंत्री करीब 3 लोकसभाओं के जो लोग हैं उनको संबोधित करेंगे, और साथ ही साथ मशरिक के भी लोगों को यहाँ से वो पास में ही है उसको संबोधित करेंगे। ये जो इलाका है, ख़ासतौर से अगर आप पूर्व में देखें तो सपा बसपा अपना यहाँ पर गढ़ बना के रखा था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने ख़ासतौर से 2014 के बाद यहाँ पर लगातार जीत दर्ज की है, उसके बाद ये पूरा इलाका इन सभी दलों के लिए, चाहे वो INDI का गठबंधन हो या बसपा हो, उनके लिए बहुत चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, धौरारा पे, और जो लखीमपुर खीरी सीट है वहाँ पर भी, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। और ऐसे में जो परिस्थिति है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है, अपने पूर्व के सभी प्रत्याशियों को तीनों जगहों पर उन्होंने उम्मीदवार के रूप में भेजा है। ये बताता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का इन उम्मीदवारों पर जो कॉन्फिडेंस है, यानी कि जनता में उनकी जो छवि है, उसको देखते हुए उनको रिपीट किया गया है। अगर बात करें सीतापुर की, तो निश्चित तौर से वहाँ पर राजेश वर्मा, जो कि 4 बार के सांसद रहे हैं और 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी से हैट्रिक लगाने की इस बार जुगत में है। तो इस इलाके को भी अगर हम देखें तो ग्रामीण अंचल का इलाका है, कुछ तराई का इलाका है, कुछ इलाकों में बाढ़ भी आती है, और कुछ इलाकों में जिस तरीके से गन्ना होता है तो चीनी मिल भी हैं। तो यहाँ पर जो कृषि है वो बहुत बड़ा आय का साधन है, और उन्नत कृषि के रूप में इस इलाके को देखा जाता है। इस पूरे इलाके में जब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर जीत दर्ज करती रही है, उसको दोहराने में उन्हें मदद करेगी। जी चलिए, हमारे साथ क्योंकि शैलेंद्र भी मौजूद है। शैलेंद्र, वैसे तो रामलला की जन्मभूमि की अगर बात की जाए तो मुख्य चुनावी मुद्दे आपको यहाँ पर क्या नजर आते हैं? हालांकि
जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अपने आप में बहुत अहम मुद्दा रहा, लेकिन फिर भी अगर हम ज़मीनी मुद्दों की बात करें जो चुनाव पर प्रभाव डाल सकते हैं, वो क्या है? देखिए, अगर अयोध्या लोकसभा सीट की बात करें, और हम जानते हैं कि न केवल अयोध्या बल्कि पास में गोंडा है, बस्ती है, अंबेडकर नगर है, उसके थोड़ी आगे जाएं कैसरगंज है, तो ये जो पूरा इलाका है एक तरह से देखें तो बीजेपी के बड़े गढ़ के तौर पर पिछले 2014 के बाद से देखा जाता है। और अंबेडकर नगर में जरूर पिछली बार बसपा जीती थी, जहां से रितेश पांडे बसपा से चुनाव जीते थे, लेकिन अब बीजेपी में है, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मुद्दों की बात करें तो पूरी अयोध्या राममय नज़र आती है, और उसके लेकर जो एक विकास हुआ है, आस्था के साथ आगे बढ़ने का जो बीजेपी लगातार कहती रहती है कि इसको एक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी बनाना है, तो चर्चा इसकी चारों तरफ है। जो भी अयोध्या आता है देश से या दुनिया भर से लोग अब तो आ रहे हैं, और तमाम आसपास के संसदीय क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। हम देखते हैं जो रामपथ है उस पर पूरा तांता लगा होता है सुबह से ही। ये आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर, हमारे पीछे आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एक तरह से देखें चर्चा का विषय है, और इस मुद्दे के आगे किसी और मुद्दे पर हम यहाँ बहुत चर्चा होते नहीं देखते। सब ये कहते हैं कि 500 वर्षों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और अयोध्या अपने पुरातन वैभव को पाने के लिए आगे बढ़ी है। जो एक अद्भुत विकास बिल्कुल पुरातन वैभव उसके आसपास दिखाई दे रहा है, शैलेंद्र, उसकी चारों ओर चर्चा है। बिल्कुल पुरातन वैभव और नित्य नए नूतन के विकास के साथ आगे बढ़ती है, और आज भी प्रधानमंत्री के इन तमाम चुनावी कार्यक्रमों पर रहेगी हमारी खास नजर। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका भी, और साथ ही साथ शैलेंद्र आपका भी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो 24 की चुनौती की खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। चुनावी घमासान में सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रैली करेंगे। अमित शाह आज एनडीए और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। ये आंध्र प्रदेश में हिंदुपुर लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित भी करने का कार्यक्रम है, और साथ ही साथ एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में वो भाग लेंगे। वहीं तेलंगाना में अमित शाह 3 चुनावी रैलियों में मतदाताओं को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की आदिलाबाद, निजामाबाद और मलकाजगिरी में भी चुनावी रैली है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा में प्रचार अभियान की कमान संभालने वाले हैं। जेपी नड्डा आज राज्य में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज ओडिशा के कटक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य में पार्टी के प्रचार अभियान को धार देंगे। वहीं सागर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी।
लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूबनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बात गुजरात की, जहां की सभी लोकसभा सीटों के लिए तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान किया जाएगा। इसके मद्देनजर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अहमदाबाद में रन फॉर वोट मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एक मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जोर शोर से हिस्सा लिया है। शिमोगा लोकसभा क्षेत्र कर्नाटक की हाई प्रोफाइल सीट है। बीएस येदियुरप्पा के बेटे और यहां से सांसद बीवाई राघवेंद्र फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस ने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार शिवराज कुमार की पत्नी गीता शिवराज कुमार को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। देखते हैं हमारे संवाददाता रवि धीमान की ये खास रिपोर्ट। शिमोगा लोकसभा क्षेत्र कर्नाटक की हाई प्रोफाइल सीट है। शिमोगा लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल में सितारों की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां तक उम्मीदवारों और उनकी ग्लैमर अपील का सवाल है, तो यह एक मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। पिछले कई चुनावी मुकाबलों में भाजपा का गढ़ रही इस सीट पर इस बार सभी की नजरें लगी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे और मौजूदा सांसद बीएस राघवेंद्र का इस बार मुकाबला गीता शिवराज कुमार से है। गीता शिवराज कुमार राज्य के पूर्व सीएम और बंगारप्पा की बेटी हैं। वही कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शिवराज कुमार उनके पति हैं। गीता शिवराज कुमार के भाई एस मधु बंगारप्पा और कई फिल्मी सितारे उनके प्रचार के लिए मैदान में लगे हुए हैं। गीता भी इस सीट पर जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। When I see them, I feel very happy because they are so happy to see us there, and so they hold our hands and they hug him, and the women and even everybody, even the kids come there to see us. So it makes me very happy there. दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार में कन्नड़ सितारों के उतर जाने के बाद भाजपा उम्मीदवार बीएस राघवेंद्र ने भी अपने प्रचार के लिए कई सैंडलवुड सितारों को मैदान में उतारा है। उनके प्रचार अभियान में तारा जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। बीएस राघवेंद्र ने जोर देते हुए कहा है कि उनके लिए स्टार पावर नहीं बल्कि परिवार की विरासत को बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। Sir, very good. The campaign is going on. We are lucky because respected PMs have visited our constituency. They bless the Karyakartas and motivate the Karyakartas to doing the election. Voters also curious to see the film actors, but it is not converted to as a vote. हकीकत में शिमोगा के मतदाता इन चुनावों में एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले के गवाह बन रहे हैं। भले ही स्टार पावर हो या पारिवारिक विरासत, दोनों उम्मीदवार जनता को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 4 जून को किसकी किस्मत में जीत का सेहरा बंधेगा। शिमोगा कर्नाटका में हमेशा से ही एक वीआईपी सीट रही है, लेकिन इस बार नेताओं के साथ साथ फिल्मी सितारों का काफिला भी इस सियासी कारवां से जुड़ गया है। और लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ ऐसा नहीं होता कि फिल्मी सितारे उनके द्वार पर वोट मांगने के लिए आएं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज़, शिमोगा। और दिल्ली में शनिवार को राम को लाने वाले आएंगे गीत लॉन्च हुआ। गायक मंदाकिनी बोरा और लोकेश गर्ग की मधुर आवाज में इसे सुना जा सकता है। ये गीत विशेष रूप से प्रधानमंत्री के लिए लिखा गया। क्या खास है इस गीत में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने इनके निर्माता और गायकों के साथ।
राम को लाए हैं वो आएंगे, इस गीत को लॉन्च किया गया है दिल्ली में और तैयार किया है मंदाकिनी ने। मंदाकिनी जी, किस तरह का ये आपका गीत है? ये गीत यही है कि जिन्होंने राम को लाए हैं वही आएंगे। ये चुनाव का टाइम चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, तो मैंने कभी आज तक इस तरीके का कभी भी मैंने प्रचार नहीं किया। ये मैं दिल से प्रचार करना चाहती हूँ, दिल से बोलना चाहती हूँ। इस बार भी मोदी जी आए ताकि हमारे रामलला आए। आने वाले समय पे काशी विश्वनाथ अपना मथुरा में भी मतलब भगवान अपने जगह में विराजमान हो। तो जो कार्यक्रम आज मोदी जी ने और योगी जी ने और उनके नेतृत्व में उन महात्माओं के आशीर्वाद से हुआ, वो कभी होने का कोई चांस ही नहीं था उनके बिना, क्योंकि उनके अंदर वो भाव भक्ति भी है और भगवान राम की कृपा है। तो वो मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि मोदी जी आए और हमारे भारत का और कल्याण हो। क्या सोच के आपने इस गीत को लिखा और इसको पूरी तरह से बनाया है? क्या क्या खासियत रहेगी? इस गीत में यही खासियत है, बहुत सुंदर लिखा गया है। लोकेश गर्ग जिन्होंने मेरे साथ गाया है और उन्होंने लिखा भी है, और रवि चोपड़ा जी ने लिखा है। इस गाने को कंपोज किया, जावेद जी ने म्यूज़िक किया है। वो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है कि राम को जिन्होंने लाए हैं वही आएंगे। श्री राम आ गए हैं, प्रभु राम आ गए हैं, अब इन्हें लाने वाले आएंगे। 24 में भारत माँ को भगवा रंगों से सजाएंगे। हमारे साथ लोकेश गर्ग जी हैं। लोकेश जी, किस तरह का आपका ये गीत रहेगा? गीत हमारा राजनीति से भी प्रेरित है और हमने बड़ा सोच समझ के इस गीत को बनाया है। हमें मतलब है मोदी जी से, और वो देश के लिए जो कर रहे हैं तो वो अतुलनीय है। और लगता है कि ऐसा ना कोई दोबारा कोई प्रधानमंत्री इस देश में आएगा, ना आया है, तो बस भगवान उनको दीर्घायु दे। कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और ख़ास तौर पर इन्होंने गीत लिखा है जो राम को लाए हैं वो आएंगे। उम्मीद की जा रही है ये लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी, और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है, और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ अपना जो तलाशी अभियान है उसे तेज कर दिया। यह हमला पुंछ जिले में शासितार के पास आतंकवादियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायुसेना के 5 जवान घायल हुए, जिसमें से एक जवान शहीद हुआ है। नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।
गुजरात के सूरत पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि सूरत सिटी क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गतिविधि राष्ट्र विरोधी है और इसलिए उस पर नजर रखी जा रही है। उसकी योजना सबसे पहले हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा को निशाना बनाने की थी। ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति है जिसकी हिलचाल कुछ इंटरनेशनल टाइप की है, तो उसको वॉच में थे। ये आज चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। इसमें पूरी जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली, उस डिटेल में इसने यहाँ पे एक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर उपदेश राणा, इनको ऑलरेडी पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं और उनको टारगेट करने का पहले इसका वो प्लान था, विद फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी डिटेल के साथ इसने सब रेकी भी हो गई थी। तो उसके बाद इसने वेपन की जो डिमांड किया, तो पाकिस्तान से इसको बोला भी कि जल्दी आपको जो हम वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए का भी इन्होंने ऐसी बातें की कि जितने इनके फर्दर टारगेट्स हैं उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं जो है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।